गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो अपने यूनिट जो स्टार्ट कर रखी है वो आपके एनसीईआरटी सिलेबस वाइज 3rd यूनिट है। और उसके अंदर जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो जो 8वां जो चैप्टर है 8वां अध्याय वो चल रहा है अपने। और जो कोशिका जीवन की इकाई उसके बारे में, तो कोशिका के बारे में अपन अध्ययन करें। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में अभी डिस्कस किया था प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर थे उनके अंदर। उसके बाद अपन ने जो बातें करी थी वो की थी यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में अपन ने डिस्कस चालू किया था। यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर क्या क्या होते हैं, उन कोशिकांग जो होते हैं यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो कोशिकांग की बात करें तो उनमें जो अपने जो प्रीवियस इससे जो पहले वाले जो वीडियो लेक्चर थे उनके अंदर अपन ने, आपको याद हो तो उससे पहले अपन ने जो कोशिकांग जैसे अंतःवर्ती जालिका की बात करी थी। उसके बाद गोल्जी कोर की बात की, लाइसोसोम की बात करी। उसके बाद अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जो बहुत ही महत्वपूर्ण दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है। उसके बाद अपन ने, बच्चों आपको याद हो तो उसके बाद अपन ने हरित लवक या प्लास्टिड की बात करी थी। ठीक है, हरित लवक और जो प्लास्टिड्स होते हैं उनके बारे में बात करी थी। लवक के बारे में बात की थी। जो भी दोहरी झिल्ली कोशिकाएं होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकाएं जो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। उसके बाद आज का जो वीडियो लेक्चर है बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपन जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसी अध्याय के अंदर आपकी जैसे बात करें अध्याय नंबर जो चैप्टर नंबर 8 है उसके अंदर जो है कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है, जो अपना चैप्टर चल रहा था 8 नंबर का चैप्टर है, उसमें ही आज जो अपन बात कर रहे हैं। जो आज का जो कोशिकांग है बच्चों, आज का कोशिकांग बहुत ही इम्पोर्टेंट और ईजी है बिल्कुल ही, मतलब छोटा सा है, इसमें ज़्यादा कोई डिस्कस करने लायक नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्यों है, किस लिए है, क्योंकि ये दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं जो होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका, दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आज का जो कोशिकांग की बात करते हैं तो आज का जो कोशिकांग बच्चों वो राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम है। ठीक है, आज किस कोशिकांग की बात करते हैं, राइबोसोम की बात करते हैं। ठीक है, राइबोसोम तो क्या होता है, राइबोसोम किस प्रकार की संरचना है, क्या कार्य करता है, वो इस जो वीडियो लेक्चर में आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राइबोसोम की। ठीक है, तो राइबोसोम आपको पता होगा बच्चों, जैसे अपने पढ़ा था, तो ये दोनों ही प्रकार की जो कोशिकाएं होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बात करते हैं और यूकेरियोटिक कोशिकाएं की बात करते हैं, दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। और मेन बात एक और बच्चों यहाँ पर जो बताने लायक आपके मैं बताना चाहूँगा कि जो राइबोसोम ही ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। एक ही कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, जो मोनेरा जो जगत की जो में जिसको अपन रखते हैं, जो प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। एकमात्र ऐसा कोशिकांग है सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी पाया जाता है, ध्यान देना। तो राइबोसोम क्या होता है बच्चों, राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। राइबोसोम झिल्ली विहीन होता है, याद रखना सबसे पहले तो इसके बाहर झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, झिल्ली विहीन कोशिकांग है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, झिल्ली विहीन कोशिकाएं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, हरित लवकों की बात करें, हरित लवक की बात करें, दोहरी झिल्ली कोशिकांग है, अंतःप्रदीर्घ जालिका की बात करें, गोल्जी कोर की बात करें, लाइसोम की बात करें, सूक्ष्म कणिकाओं की बात करें, ये एकल झिल्ली कोशिकांग है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, ये जो राइबोसोम है ये झिल्ली विहीन कोशिकांग है, मतलब इसके बाहर झिल्ली नहीं पाई जाती, किसी प्रकार की झिल्ली से आवृत नहीं रहता है। ठीक है, तो राइबोसोम बच्चों क्या है, झिल्ली विहीन कोशिकांग है। सबसे पहले तो क्या है, झिल्ली विहीन कोशिकांग है, मतलब झिल्ली नहीं पाई जाती इसकी। और दूसरा गोलाकार होता है इसका, जो मुख्य रूप से अपन बात करें तो ये गोलाकार होता है। इसका जो संरचना अपन देखें, मोटी मोटी संरचना देखें तो गोलाकार होता है। और निर्मित किससे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो स्टार लगा रहा हूँ। जो राइबोसोम होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर, इससे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो राइबोसोम होता है किससे निर्मित होता है। राइबोसोम की मुख्य संरचना, पूरी संरचना की बात करें तो ये संरचना मुख्य रूप से प्रोटीन और आरएनए से निर्मित होती है। ठीक है, किससे निर्मित होती है, प्रोटीन व आरएनए से निर्मित होती है। इसकी बात करें, संरचना की बात करें तो मुख्य रूप से इसकी जो संरचना होती है प्रोटीन व आरएनए से निर्मित होती है। ठीक है, किससे निर्मित होती है बच्चों, प्रोटीन व आरएनए से निर्मित होती है। ठीक है, तो ये
और सूक्ष्म, देखो सूक्ष्म कोशिकीय अंगक है, सूक्ष्म कोशिकीय अंगक है ना, सूक्ष्म कोशिकीय अंगक है ये। तो इसमें जैसे अपन बात करें तो देखो मैंने क्या लिखा है इसमें आपको, राइबोसोम झिल्ली विहीन, ठीक है, ये बात क्लियर है कि झिल्ली विहीन है। राइबोसोम क्या है, झिल्ली विहीन है। दूसरा गोलाकार है, ठीक है। तीसरा प्रोटीन, इसका जो निर्मित किससे होता है, प्रोटीन व आरएनए से निर्मित सूक्ष्म कोशिकीय अंगक है, मतलब कोशिका के अंदर पाया जाने वाला अंगक है, ठीक है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला अंगक है, ठीक है, ये बात होगी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं ये यूकेरियोटिक कोशिका में, ये जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राइबोसोम जो है बच्चों प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, पहली बात तो। अब ये यूकेरियोटिक कोशिका में कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहाँ पाया जाता है, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो राइबोसोम की बात करें तो ये यूकेरियोटिक कोशिका में खुरदरी अंतःपृथक जालिका, यूकेरियोटिक कोशिका में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका में खुरदरी अंतःपृथक जालिका, जिसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसको आर बोलते हैं, पर पाया जाता है, आपको पता है अपन ने पढ़ा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अपन ने पढ़ी है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अपन ने पढ़ी थी। आपको पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये दानेदार जो होती है वो संरचना होती है, इसी राइबोसोम की वजह से होती है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है, ठीक है। और कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। अपन यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकेरियोटिक कोशिका में कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य के अंदर भी पाया जाता है। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है, और केंद्रक और हरित लवक में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यूकेरियोटिक कोशिका में देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिका में क्या क्या बता रहा है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ये आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःपृथक जालिका, ठीक है, कोमा कोशिका द्रव्य में होते हैं, कोमा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से राइबोसोम होते हैं वो अपन आगे क्लास में बात करेंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो है हरित लौह के अंदर पाए जाते हैं। हरित लौह में कौन से प्रकार राइबोसोम वो भी आगे अभी बात करेंगे, नीचे डिस्कस करेंगे, लेकिन हरित लौह में पाए जाते हैं, कोमा केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है, केंद्रक में पाए जाते हैं। तो ये जो राइबोसोम होते हैं यूकेरियोटिक कोशिका की लोकेशन बता रहे हैं। तो यूकेरियोटिक कोशिका में ये राइबोसोम खुरदरी अंतःपृथक जालिका, कोमा कोशिका द्रव्य, कोमा माइटोकॉन्ड्रिया, कोमा हरित लवक, कोमा केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसकी बात आती है, इनका जो व्यास होता है मुख्यतः 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है। इनके व्यास की बात करें तो इनके व्यास की बात करें तो 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है ना। इनके व्यास की बात करें बच्चों तो इनका व्यास जो होता है मुख्य रूप से, तो इनका व्यास, ठीक है, अपन डायमीटर की बात करें तो 150 से लेके 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कितना होता है बच्चों, 150 से लेके 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कई बार पूछ लिया जाता है, सूक्ष्म संरचना है, सूक्ष्म गोलाकार संरचना है, लेकिन इनका जो व्यास की बात करें तो इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है इनका व्यास की बात करें तो, ठीक है। इनके व्यास की बात करें तो कितना होगा, 150 से 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है, याद रखना आप, ठीक है। बिल्कुल इजी बात है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं राइबोसोम में से, नीट के अंदर कई बार बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद देखो, अब इसके बाद आती है इसकी खोज या अपन बात करेंगे सर्वप्रथम इसको किसने देखा था, है ना, खोज किसने की थी और उसको जो किसने देखा किस प्रकार से था, तो इसमें ये बात भी करेंगे अपन। तो देखो रॉबिन्सन थे, रॉबिन्सन, ठीक है, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने, रॉबिन्सन एवं ब्राउन दो साइंटिस्ट थे, ठीक है,
रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने सेम जो पेड़ होता है ना, सेम, ठीक है, सेम की जड़ों की कोशिकाओं, ठीक है, सेम की जड़ों की कोशिकाओं में राइबोसोम्स की खोज की, ठीक है। सर्वप्रथम बात करें तो सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने, अपन बात करेंगे सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने, सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने, सर्वप्रथम रॉबिन्सन ब्राउन ने सेम की जड़ों की कोशिकाओं में, ठीक है, सेम की जड़ों की कोशिकाओं में राइबोसोम्स की खोज की। किसकी खोज की थी बच्चों? राइबोसोम की खोज की थी, ठीक है। ये 1953 के आसपास की बात है, ठीक है, ठीक है, 1953 की बात। और उसी टाइम क्या होता, उसी टाइम एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम मैंने यहाँ लिखा है, देखो ध्यान देना आप, पेलाडे ने जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को देखा, सेम ही टाइम 1953 के अंदर, 1953 के अंदर, ठीक है। पेलाडे ने इनको कहाँ देखा था? पेलाडे ने इनको जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को देखा। तो अब पादप कोशिकाओं में तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने खोज कर ली। और सर्वप्रथम बात करें कि सर्वप्रथम जो जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को देखा था वो कौन था? पेलाडे ने देखा था, ठीक है। किसने देखा था? पेलाडे ने देखा था। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने सेम की जड़ों में, मतलब पादप की बात कर लेते हैं। तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने सर्वप्रथम सेम की जड़ों की कोशिकाओं में राइबोसोम की खोज की, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पादप कोशिका में सर्वप्रथम किसने? रॉबिन्सन एवं ब्राउन देखा। इस प्रकार से पूछ सकते हैं आप घुमा के क्वेश्चन, भाई पादप कोशिकाओं में सर्वप्रथम किसने देखा था? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने देखा था, ठीक है। तो इसने खोज की थी। इसके बाद एक साइंटिस्ट और थे, पेलाडे। तो पेलाडे ने जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। किसमें? जंतु कोशिका में किसने देखा? पेलाडे ने देखा। तो ये बात भी क्लियर होगी। इसके बाद इनके जो आकार का जो निर्धारण होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है कि इनके आकार, मतलब इनकी जो शेप साइज होती है उसका जो निर्धारण होता है वो अवसादन गुणांक, इनके आकार का निर्धारण अवसादन गुणांक, जिसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, है ना। अवसादन गुणांक, अवसादन का मतलब नीचे बैठने की क्षमता, मतलब कोई छिछला पानी होता है, जैसे गुदला पानी होता है, उसको फिर थोड़ी देर में छोड़ देते हैं तो वो नीचे नितर जाता है ना, उसको अवसादन बोलते हैं। नीचे जो कचरा होता है नीचे बैठ जाता है, तो मतलब कितने समय में वो नीचे बैठता है उसको अवसादन बोलते हैं, है ना। मतलब जैसे गुदला हुआ पानी होता है, ठीक है, तो उसको अपन जैसे एक बार सेपरेट रख देते हैं, थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद देखेंगे तो वो बिल्कुल नितर जाता है, जो नीचे उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और पानी क्लियर हो जाता है, उसको अवसादन बोलते हैं। तो उस अवसादन गुणांक के आधार पर ही क्या होता है कि इनके आकार का निर्धारण अवसादन गुणांक के आधार पर किया जाता है। अवसादन गुणांक का मतलब क्या हो गया कि जो ज़्यादा भारी होगा वो जल्दी बैठेगा, हल्का होगा वो धीरे 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 बैठेगा, ठीक है। तो मतलब इनकी साइज होती है उस अवसादन गुणांक के आधार पर ही निर्धारण किया गया था। और किसने किया था? शोएडबर्ग ने किया था। याद रखना, शोएडबर्ग आगे भी नाम आएगा, मैं बताऊंगा आपको। शोएडबर्ग ने किया था, जिसके अनुसार राइबोसोम कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के होते हैं। अवसादन गुणांक की बात करें तो ये शोएडबर्ग ने इनको अवसादन गुणांक के आधार पर इनकी साइज का निर्धारण किया था। और ये उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं राइबोसोम। बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है 70S राइबोसोम होता है, एक कौन सा होता है? 70S राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। और दूसरा जो राइबोसोम होता है वो होता है आपके 80S राइबोसोम होता है। एक तो होता है 70S राइबोसोम और दूसरा जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S राइबोसोम होता है, ठीक है। एक होता है 70S राइबोसोम और दूसरा जो राइबोसोम होता है वो होता है आपके कौन सा? 70S राइबोसोम होता है और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। देखो बच्चों, यहाँ पर जो एस है, ये एस, ठीक है, ये एस, ये एस, ये एस, ठीक है। ये जो एस है यहाँ पर, ये एस, ये एस कहाँ से आया है? ये शोएडबर्ग से आया है। ये शोएडबर्ग से आया है। ये एस कहाँ से आया? शोएडबर्ग से आया है। शोएडबर्ग से क्या? शोएडबर्ग के वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने इसकी साइज का जो सेडिमेशन कोफिशिएंट के आधार पर निर्धारण किया था। मतलब एस इनके सम्मान के लिए एस लगाया गया है। इनकी साइज 80S मतलब बड़ा, 70S मतलब छोटा। इस मतलब अवसादन जो होता है उसके आधार पर ही क्या होता है? अवसादन गुणांक के आधार पर शोएडबर्ग ने इनको
आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण किया था। इसके आधार पर इसके नाम के, इसीलिए इनके नाम के, इनके सम्मान के लिए इनके नाम का जो पहला अक्षर है वो एस लगा, जैसे 70S, 80S, 70S, 80S प्रकार के राइबोसोम, इस प्रकार से इनका जो होता है वो निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, इसमें जो आगे की जो अपन बात करते हैं वो बात करते हैं कि दो प्रकार राइबोसोम होते हैं। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं 70S प्रकार का राइबोसोम। ठीक है, अब 70S प्रकार का राइबोसोम है, ये दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। कितनी उप इकाइयों से मिलकर बनता है? दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। दोनों उप इकाइयाँ कौन कौन सी है? बड़ी वाली उप इकाई वो तो 50S है, वो छोटी वाली उप इकाई वो 30S है। ठीक है, इस प्रकार से जुड़ी रहती है। देखो, ये जो छोटी वाली है ये 30S है उप इकाई है ये, और बड़ी वाली उप इकाई वो क्या है? 80S है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आप याद रखना है कि दोनों को जोड़ना नहीं, आप 80 बना दो इनको जोड़ के। ये नहीं है कि इस उप इकाई की साइज 50S है और इस उप इकाई की जो साइज है 30S है। दोनों इकाइयों को जब साइज नापते हैं तो कितनी 70S आती है, मतलब सेडिमेंशन के आधार पर, अवसादन गुणांक के आधार पर। इनको आपको जोड़ना नहीं है कि 50 और 30 80 हो गए, ऐसे नहीं करना है इनको। ठीक है, याद रखना ये क्या है, इनके अवसादन गुणांक के अनुसार इनकी उप इकाइयों की साइज है। इस उप इकाई की साइज 50S है, इस उप इकाई की साइज 30S है। दोनों उप इकाई मिलकर 70S राइबोसोम बनाती है। दोनों उप इकाई जब जुड़ जाती है तो इसकी साइज क्या 70S हो जाती है पूरी की। ठीक है, तो इसके आधार पर क्या होता है, इनको उप इकाइयों, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 70S जो राइबोसोम है, 70S जो राइबोसोम है दो उप इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, एक तो होती है बड़ी वाली उप इकाई होती है, वो होती है 50S होती है, और छोटी वाली जो उप इकाई होती है वो कितनी होती है बच्चों? 30S होती है। ठीक है, यहाँ पर एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि NCERT में नहीं दे रखा है। ठीक है, NCERT में चीज़ें नहीं दे रखी है जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, है ना। मैंने MG जो आयन है उसके ऊपर गोला लगाया है। तो यहाँ पर गोला लगाने का मतलब होता है इनके संयोजन और वियोजन, दोनों उप इकाइयों के संयोजन और वियोजन के लिए मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। याद रखना बच्चों, स्टार लगा लेना, इस लाइन को दिमाग में बिठा लेना कि ये दोनों जो इकाइयाँ हैं, इन दोनों उप इकाइयों के संयोजन मतलब जुड़ने के लिए और इनके वियोजन के लिए हटने के लिए किसकी आवश्यकता है? मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने डिस्कस किया था। तो ये जो राइबोसोम होते हैं जैसे दो इकाई बने होते हैं, ये आकार में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये आकार में क्या होते हैं बच्चों? छोटे होते हैं। ठीक है, आकार में क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं, क्योंकि पर दूसरा जो 80S होते हैं उसकी तुलना में छोटे होते हैं, तथा प्रोकैरियोट्स में कोशिका में ज़्यादा पाए जाते हैं। अपन को पता है कि प्रोकैरियोट कोशिका में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोकैरियोट कोशिका होती है इसमें 70S प्रकार राइबोसोम होते हैं, तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी ये पाए जाते हैं। याद रखना, ठीक है। यूकेरियोटिक कोशिका कहाँ पाए जाते हैं? मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन के रूप में बता रखा है, पता नहीं कितनी बार बता चुका है, अभी बताता हूँ। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं वो हरित लवक में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें, यूकेरियोटिक कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 70S राइबोसोम की बात बता रहा हूँ, 70S राइबोसोम यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर भी पाए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये हरित लवक में पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। आपको पता होगा, मैंने वहाँ बताया होगा, हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया 70S प्रकार राइबोसोम होते हैं। इसके बाद जो दूसरा जो राइबोसोम आता है बच्चों, दूसरा जो राइबोसोम आता है वो आता है 80S राइबोसोम। वो क्या होता है? 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। ठीक है, दूसरा जो राइबोसोम, ये थी बात 70S राइबोसोम की। अब दूसरी जो राइबोसोम की बात कर रहे हैं वो है राइबोसोम है कौन सा? 80S प्रकार का राइबोसोम है। ठीक है, और 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, इसकी दो इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये राइबोसोम की बात करें, 80S राइबोसोम की बात करें, ये भी क्या होती है? दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक बड़ी वाली उप इकाई होती है 60S होती है ना, उसका माप क्या होता है? 60S होता है। छोटी वाली उप इकाई होती है उसका क्या होता है? 40S होता है। तो ये क्या होती है? ये 60S तथा 40S उप इकाइयों से बने हुए होते हैं। ये जो 60S बड़ी वाली उप इकाई का आकार कितना है? इसका साइज कितनी है? 60S है, और छोटी वाली उप इकाई कितना है उसका? 40S। तो ये क्या होते हैं? जो 80S राइबोसोम है ये दो उप इकाइयों से मिलकर बनते हैं। बड़ी वाली उप इकाई जो होती है 60S की होती है, और
छोटी वाली उपइकाई होती है वो कितनी 40s की होती है, और दोनों उपइकाई मिलके जो बनाती है तो इस प्रकार से जुड़ती है। जुड़ने के लिए क्या आवश्यक होता है बच्चों, आपको बताइए, मैग्नीशियम आयन आवश्यक होता है। बड़ी वाली उपइकाई, ये छोटी वाली उपइकाई, और दोनों जुड़ के कितना बनाती है 80s बनाती है। दोनों जब जुड़ जाती है तो इनकी साइज कितनी हो जाती है 80s हो जाती है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। अपन बात करें पाए कहाँ जाते हैं, तो पाए कहाँ जाते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो राइबोसोम है ये सभी 80s राइबोसोम, 80s राइबोसोम सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य तथा आरईआर पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, कहाँ पाए जाएंगे बच्चों, ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं तथा आरईआर का मतलब है खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। तो ये बात होगी 80s प्रकार के राइबोसोम की। अब क्या होता है कि बच्चों कि इनका कार्य क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन में लिखा है इसका कार्य, लेकिन एक लाइन का नहीं है, इसको समझने के लिए अपन को कुछ और प्रयास करने पड़ेंगे। कार्य की बात करें तो इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है, ठीक है। कार्य की बात करें तो कार्य क्या होता है, तो कार्य इनका मुख्य जो कार्य होता है बच्चों प्रोटीन संश्लेषण का होता है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का होता है। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण बच्चों ये अकेले ही नहीं करते हैं, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनको क्या होती है, आरएनए की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, इस प्रकार से याद रखना, ये आरएनए है, जैसे 5 प्राइम से मैं लिख रहा हूँ, ये 3 प्राइम, ठीक है, ये आरएनए है, ठीक है, आरएनए है, ये आरएनए। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं इस प्रकार से दोनों उपइकाई मैग्नीशियम की सहायता से यहाँ पे जो मान लो 80s की बात करते हैं या 70s की बात करते हैं, तो 80s की बात 40s और 60s, इस प्रकार से इस आरएनए के ऊपर जुड़ जाती है, इस प्रकार से। और पॉली राइबोसोम या बहु राइबोसोम इस प्रकार की संरचना बनाती है, ठीक है। ये सारे के सारे राइबोसोम होते हैं वो कहाँ पे आरएनए पे आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये आरएनए के ऊपर आके जुड़ के राइबोसोम क्या होंगे, जैसे ही क्या होगा, जैसे ही प्रोटीन निर्माण की, वैसे तो क्या होती है ये दोनों उपइकाइयाँ होती है पृथक पृथक होती है, लेकिन जैसे ही प्रोटीन निर्माण करना होता है आरएनए जब केंद्र से बाहर आता है तो ये क्या होता है, ये दोनों की, ये सारे के सारे जो राइबोसोम्स है इनकी दोनों उपइकाइयाँ राइबोसोम पर आकर जुड़ जाती है। 60s नीचे वाली, 60s मान लो 80s की बात करता हूँ तो, ठीक है, ये 40s, ठीक है, ये सारी की सारी उपइकाइयाँ है ना एक आरएनए की जो श्रृंखला होती है उसमें जुड़ जाती है। इसको क्या बोलते हैं, बहु राइबोसोम, पॉली राइबोसोम, पॉलीसोम बोलते हैं। ये संरचना पॉलीसोम का निर्माण कर लेते हैं। और अब ये क्या करेंगे, अब यहाँ पे आके क्या करेंगे, ये आरएनए के ऊपर जुड़ के और अब आके यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये क्या करेंगे, प्रोटीन निर्माण करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं आपको, है ना, जो अनुवादन की प्रक्रिया जो होती है, वो क्रिया यहाँ पे होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके जो ट्रांसलेशन जो होगा, मतलब जो इसके अंदर सूचनाएं होगी एमआरएनए के रूप प्रोटीन के रूप में ट्रांसफर हो जाएगी, और क्या एमआरएनए निर्माण, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। एमआरएनए और राइबोसोम मिलके क्या प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से ये बच्चों राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। आज की कक्षा के अंदर जो बच्चों अपने डिस्कस किया और राइबोसोम के बारे में डिस्कस किया, आगे कक्षा के अंदर आगे दूसरा जो कोशिकांग के बारे में बात करेंगे। आज की कक्षा में इतना बहुत है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो बहुत ही कम दे रखा है, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल स्टडी आपके बारे में बताई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और राइबोसोम के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो धन्यवाद आज क्लास में।